मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा आप लोग देख रहे होंगे एक नया चैप्टर है, चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री जो चल रहा था। उसी में एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, कोलाइड्स। कोलाइड्स मान के चलिए कि जब हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था कि कितने कितने परसेंट हिस्सा आता है, तो लगभग पूरे चैप्टर का 60% पार्ट यही कवर कर लेता है, 55 से 60% हिस्सा। तो मतलब कि ये एक दिन में तो कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, लगभग ये 3 दिन का लेक्चर है। तो आज के दिन में हम लोग केवल कोलाइड्स और उनके जो टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन, कोलाइड और उसके टाइप को कवर कर लेंगे। अगली क्लास में उनकी प्रॉपर्टीज और फिर ऐसे जो बाकी बचे वाले हिस्से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल हम क्लास 9 से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा, जब मैं बात करता हूं किसके बारे में, कोलाइड्स के बारे में बात करता हूं, तो कोलाइड्स को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए। जब आप लोग 9th क्लास में थे तो 9th क्लास में आप लोग 3 टर्म सीखते थे। कौन कौन से सीखते थे? एक टर्म आता था जिसे हम कहते थे सॉल्यूशन, वहीं पे एक टर्म आता था जिसे हम लोग कहते थे मेरा प्यारा बच्चा कोलाइड्स, और उसी में एक टर्म होता था जिसे हम जानते थे किस नाम से, सस्पेंशन के नाम से जानते थे। तो ये 3 बेसिक टर्म होते थे। इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको समझाते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। अगर मैं माना बात करूं सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन में तुम ऐसे मान के चलो कि नॉर्मली जैसे शुगर को पानी में डाल दिया। मैं एक थोड़ा सा पहले बेसिक एक फील आपके दिमाग में लाना चाहता हूं क्योंकि वो क्लियर हो जाए, तब चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। माना तुमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, वाटर के अंदर मैंने तुमने क्या डाल दिया, शुगर। तुमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। अब शुगर को जब पानी में डिजोल्व कर देते हो तो होता क्या है कि वो शुगर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते नहीं है उनके पार्टिकल आपकी आंखों से। वो बिल्कुल लगभग ट्रांसपेरेंट जैसा ही फील होता है। जो शुगर के पार्टिकल होंगे वो सॉल्वेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसी के बीच में जाके गायब हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा ही तुमको सॉल्यूशन मिलता है, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। दूसरी कंडीशन है दैट इज कोलाइड्स। कोलाइड्स में तुम ऐसे मान के चलो कि जैसे तुमने आटे को पानी में डाल दिया। अब जैसे आटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर। तो आपने आटे को पानी में डाल दिया और उसको चम्मच से मिला दिया, तो आप देखोगे कि आटे के छोटे छोटे पार्टिकल तुमको देखने को दिख सकते हैं। या तुमने इंक ले लिया, इंक इन वाटर, इंक इन वाटर ले लिया, तो इंक के बहुत अगर ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल तैरते हुए दिखेंगे। ये हो गई थर्ड कंडीशन। मैं तीनों को थोड़ा सा डेली लाइफ के हिसाब से रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे समझ पाओ। तीसरी कंडीशन जो है दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब जैसे मड इन वाटर, कीचड़ को तुमने पानी में डाल दिया। अब मड इन वाटर अगर तुम डालते हो तो तुम जनरली देखते क्या हो कि बड़े बड़े कीचड़ के जो टुकड़े होते हैं वो तैरते भी रहते हैं। ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दोगे तो नीचे सेटल डाउन भी हो जाएंगे और वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है। ठीक है, आप उसके आर पार जो होता है वो आर पार देख नहीं सकते हो। ये एक बेसिक चीज है। मतलब अगर मैं 9th क्लास में आऊं तो 9th क्लास की बेसिस पे ये 3 टर्म आप पढ़ते थे, सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन। इन 3 शब्दों को सुनते थे। हम यहां पर सॉल्यूशन के बारे में वैसे भी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। क्यों सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे? क्योंकि सॉल्यूशन तो पूरा चैप्टर ही आपने पढ़ रखा है। सेकंड चैप्टर था सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट वो जिसे डिजोल्व करते हैं, सॉल्यूट जिसमें डिजोल्व करते हैं। चलिए थोड़ी बहुत बातें हम करेंगे सस्पेंशन के बारे में और फिर इन तीनों को कंपैरिजन बता दूंगा। देखिए इनके कंपैरिजन पर क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने के लिए एक कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए। ये यहां पर अगर आप इमेज देखो तो ये हमने एक सॉल्यूशन जैसी कुछ इमेज डाली है जिसमें आप आर पार दे सकते हो। सस्पेंशन में पार्टिकल थोड़े सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब वो सॉल्यूशन के नीचे नहीं बैठते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं। और जो क्या कहते हैं सस्पेंशन होता है उसमें कीचड़ उचड़ कुछ टाइम के बाद नीचे पीपीटी की फॉर्म में बैठ जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहले देखिए सॉल्यूशन के एग्जाम्पल तो देखने की जरूरत नहीं, बहुत सारा पढ़ रखा है। सस्पेंशन के एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं सस्पेंशन के कुछ एग्जाम्पल की, तो सस्पेंशन के एग्जाम्पल में देखो, पहली बात सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे तुम माना नेल पॉलिश में देखो तो ये एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। माना मड इन वाटर, कीचड़ उचड़ जो होता है वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। स्मोक को कई जगह पे कोलाइड में डाला गया है, कई जगह पे सस्पेंशन में डाला गया है। तो स्मोक दोनों तरीके से काम कर सकता है, कोलाइड एंड सस्पेंशन। एक बात दिमाग में रखिए, सस्पेंशन का वर्ड मैंने बोल दिया तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो लिक्विड के अंदर ही कोई बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहां पर केवल पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए, कितना वो अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सस्पेंशन के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक बात पढ़ाने जो पढ़ रहे हो उस पर ज्यादा ध्यान देने से पहले समझ लेना, सस्पेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बनता है केवल कोलाइड से। लेकिन तीनों को कंपेयर कर पाओ, इसीलिए सस्पेंशन को यहां पर थोड़ा बहुत समझाया जा रहा है। सस्पेंशन की अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी की बात करूं, देखो जैसे ये कीचड़ देखो, अगर आप कीचड़ देख रहे हो तो यहां पर एक इमेज दिख रही होगी कि पहले ये धीरे 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 देखो नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है। ठीक है,
आप जैसे पानी बीकर में आप कीचड़ भर के रख दो, काफी देर के लिए रख दो, तो उनके पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी बेसिस पे अगर मैं सस्पेंशन के कुछ प्रॉपर्टी को लेकर जिक्र करूं तो उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान में रखिए। कौन कौन सी? सस्पेंशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनके पार्टिकल को तुम नेक्ड आई से देख सकते हो, पार्टिकल इतने बड़े साइज के हैं कि तुमको आंखों से देख सकते हो। तुम आंखों से कोलाइड के पार्टिकल भी देख सकते हो, सस्पेंशन के पार्टिकल देख सकते हो, सॉल्यूशन के नहीं देख पाओगे क्योंकि वो बहुत छोटे पार्टिकल साइज में होते हैं। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, याद करो क्लास 9th में ये भी पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर करते थे। एक एग्जांपल सभी लोग पढ़ाते हैं कि एक बंद कमरा हो, वहीं से कहीं स्मॉल सा होल हो और वहां से धूप आ रही हो, रोशनी आ रही है, तो डस्ट के पार्टिकल साइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसीलिए वो साइन करते हैं। और उस फिनोमिनन को क्या बोलते थे? टिंडल इफेक्ट। मैं एक बात बता दूं, टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए वो काफी बड़ा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। कितना बड़ा वो अभी जब मैं अलग से प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा कोलाइड की तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। लगभग जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ का 1/4 होना चाहिए। लेकिन पार्टिकल का साइज अगर बड़ा होगा तभी वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। मतलब सॉल्यूशन के तो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएंगे। कोलाइड और सस्पेंशन दोनों के दोनों टिंडल इफेक्ट क्या करते हैं? शो करते हैं। तो ये सस्पेंशन की एक प्रॉपर्टी और आ गई। ये अनस्टेबल होता है, इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल करने का मतलब अगर उसको अनडिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो पानी में नीचे की तरफ क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। क्लियर हो गया मेरा प्यारा बच्चा? अब अगर इतनी बातें तुमने मेरी सुनी है तो इसके थ्रू आपके दिमाग में तीनों की एक थोड़ी थोड़ी इमेज समझ में आ रही होगी। इमेज क्या समझ में आ रही होगी? कि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, आंखों से दिखते नहीं हैं, स्टेबल रहते हैं, होमोजीनियस होता है। बात नंबर 1। कोलाइड के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, वो दिख जाते हैं, बस ये अंतर है। और ठीक है, वो दिख जाते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल और बड़े बड़े होते हैं और उनके पार्टिकल अगर काफी देर के लिए रख दिए जाए तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। ये एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा। अब चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सॉल्यूशन पढ़ ही चुके हो, सस्पेंशन में बता चुका हूं। अब चलिए शुरू करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफिनेशन तो काफी सारी लिखी हुई है, लेकिन आप कुछ बातें खाली याद रखिए। क्या? कि ये एक्चुअली में होते हैं हेट्रोजीनियस। ये एक्चुअली में होते हैं हेट्रोजीनियस लेकिन लगते हैं होमोजीनियस। मतलब अगर कॉपी में कभी लिखना हो या कभी बोलना हो कि होते क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। तुम एक बार देख सकते हो, इंक को पानी में डाल दिया तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि इंक कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम लगेगा, तुमको ऐसा लगेगा कि इंक प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वो कलर में इतना ज्यादा कोई चेंजेस नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंजेस होता ही है, हल्का फुल्का। मतलब एक बात अपने दिमाग में ये जरूर रखिएगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन तुमको लग जरूर सकते हैं कि यार वो तो होमोजीनियस जैसे हैं, लेकिन होते नहीं होमोजीनियस हैं, वो होते हेट्रोजीनियस हैं। यह भी बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनमें जो पार्टिकल होता है इनकी रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है। तुमको यही रटना है, ये लाइन तुमको याद करनी है। याद क्या करोगे? मैं इस चैप्टर में कम से कम 8-10 बार ये लाइन बोलूंगा, 8-10 से ज्यादा ही बार ये बात बोलूंगा, मतलब 10-12 बार ये वर्ड यूज आ ही जाएगा कि कोलाइडल के पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। किताबों में अगर वैल्यू लिखी हुई है अलग तो आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वो नैनोमीटर की जगह पिकोमीटर में लिखा हो या किसी और फॉर्म में लिखा हो। जिस फॉर्म में ज्यादा आसानी से याद हो सकता है मैंने उसी फॉर्म में यहां पर लिख के दिया है आपको। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर जल्दी याद हो जाता है। एक बात मैं बता दूं, सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते थे तो इसीलिए इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल मतलब सॉल्यूट की मैं बात कर रहा हूं। जो कोलाइड होते हैं, इन कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होते हैं पार्टिकल का साइज। और जो सस्पेंशन होते हैं इनके पार्टिकल और बड़े होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज तो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। पार्टिकल का साइज बहुत अच्छे से याद रखो, ये पॉइंट काम आता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम, सस्पेंशन बड़े होते हैं मतलब 1000 से भी ज्यादा नैनोमीटर से, और इनके बीच की जो रेंज होती है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की होती है। सारी बातों से केवल 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं भले होमो लगे, और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। हम डेली लाइफ में कई सारे कोलाइडल सॉल्यूशन देखते हैं
जैसे माना बॉडी क्रीम हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आइसक्रीम हो गया, बियर हो गया, दही हो गया, कई सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं डेली लाइफ में। अब सर ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे हुआ, मन में ये आएगा, देखते तो हैं ये तो एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन ये कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो अभी जब मैं इनका एग्जाम्पल देना इंडिविजुअली चालू करूंगा, टाइप बताऊंगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हो जो तुम्हें कोलाइडल सॉल्यूशन के दिखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या खास बात निकल के आई कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनके साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं। ये बात नंबर एक। बात नंबर दूसरा, हम करते क्या थे, हम ये करते थे कि जब सॉल्यूशन लेते थे तो किसी भी सॉल्यूशन में वो पार्टिकल जिनको डिजोल्व किया जाता था, जो कम अमाउंट में होते थे, उनको क्या कहते थे, सॉल्यूट कहते थे। और जिसमें डिजोल्व करते थे उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन कोलाइड्स में क्या होगा, यही कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, कोलाइड्स में क्या होगा कि वो पार्टिकल जो सॉल्यूट के तरीके से वर्क करेंगे, जिनको कम अमाउंट में होंगे, जिनको डिजोल्व किया जाएगा, उनको बोला जाएगा क्या, डिस्पर्स्ड फेस। ये नया शब्द नाम सुन लीजिए, आपसे मैं डिस्पर्स्ड फेस बोलूंगा, मैं डिस्पर्सन मीडियम या ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा। और जिसमें डिजोल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं प्यारा बेटा, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। सभी लोग यहीं पे ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं। जैसे तुमने शुगर को पानी में डिजोल्व किया तो शुगर क्या होता था, सॉल्यूट, वाटर होता जाता था सॉल्वेंट। यहां पे कोलाइड के केस में जिनको डिजोल्व करते हैं उसको डिस्पर्स फेस कहते हैं, ये नया टर्मोलॉजी है। और जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं उसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ये दो नए शब्द बहुत अच्छे से याद रखो, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम। जिसे डिजोल्व करेंगे डिस्पर्स फेस, जिसमें डिजोल्व करेंगे डिस्पर्सन मीडियम। चलिए कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। अब जब तुमने कोलाइडल सॉल्यूशन सीख लिया तो कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी दिमाग में बैठा ली। कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने भी बड़े नहीं हैं कि देखे जा सके, छोटे भी नहीं होते हैं कि मतलब इनको क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअली हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। होते छोटे हैं लेकिन इनके पार्टिकल को तब भी नेक्ड आई से देखा जा सकता है, ठीक है। कोलाइडल के पार्टिकल स्मॉल होते हैं, हम मानते हैं सस्पेंशन से, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं कि वो लाइट को स्कैटर ना कर पाए। तो मतलब ये लाइट को स्कैटरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइट के स्कैटरिंग के लिए साइज, पार्टिकल का साइज ही मेन मैटर करता है। क्यों ऐसा है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इनके कोलाइड क्वाइट स्टेबल भी होते हैं। क्वाइट स्टेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि उनको रख दो तो वो नीचे सेटल डाउन हो गए ना, वो मड इन वाटर के तरीके से नहीं होते। कीचड़ को पानी में रख दो कुछ देर के लिए तो नीचे बैठ जाता है। इंक को डिजोल्व कर दो पानी के अंदर, 2 घंटा रखो, 3 घंटा रखो, वो इंक पानी के अंदर डिजोल्व ही रहेगी। कम चांस है कि वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब ये स्टेबल भी होते हैं। इनके जो पार्टिकल होते हैं ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। जैसे कीचड़ है, अब हमने ये माना फिल्टर पेपर लिया, भाई हमने माना ये फिल्टर पेपर ले लिया, ठीक है। अब इस फिल्टर पेपर में नॉर्मल तुम कीचड़ डालो, मड इन वाटर, तो जो कीचड़ होगा वो ऊपर रह जाएगा और वाटर जो होगा वो नीचे आ जाएगा नॉर्मल फिल्टर पेपर में। कोलाइड में ऐसा नहीं, कोलाइड को फिल्टर पेपर अलग नहीं कर पाता है। मतलब नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है वो अलग नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि डिस्पर्स फेस के पार्टिकल, सॉल्यूट वाले डिस्पर्स फेस के पार्टिकल ऊपर रह जाएं और डिस्पर्सन मीडियम नीचे हो जाए। कोलाइड में ऐसा नहीं है। कब, जब फिल्टर पेपर नॉर्मल है। इसी फिल्टर पेपर का एक एडवांस वर्जन भी आता है जिसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। उनके पोर का साइज, इनके होल्स का साइज और भी छोटा होता है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से भले ना अलग कर पाए, लेकिन एक और पेपर होता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, उससे इनके पार्टिकल को अलग किया जा सकता है कोलाइड के। कौन से पार्टिकल, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम को। ये चीज ध्यान समझ लेना। तो ये कोलाइड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इनको देखो, अब हमने डिफरेंस की फॉर्म में आपके सामने रखा है। डिफरेंस की फॉर्म में इसलिए आपके सामने रखा है कि तीनों को कंपेयर करो, जिसके कारण आपके दिमाग में एक प्रॉपर इमेज क्रिएट हो किसकी, कोलाइड्स की। चलिए समझाता हूं। देखो मैंने बोला कि पहले पार्टिकल के साइज की बात कर लो। सस्पेंशन के पार्टिकल ये अलग तरीके से लिखा है, आप अपने तरीके से याद करो। सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। वो कन्वर्ट करोगे उसी उतने में ही कन्वर्ट हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, कन्वर्जन में उतना ही आएगा, ठीक। ये 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। कोलाइड के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, आप यही याद करिएगा जो मैं लिख रहा हूं, इसको हटाइए। और जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं पार्टिकल का साइज, जिक्र कर चुका हूं। विजिबिलिटी की बात, विजिबिलिटी का मतलब नेक्ड आई से जब देखते हो,
सस्पेंशन के पार्टिकल काफी बड़े होते हैं तो आंखों से देखा जा सकता है। कोलाइड के पार्टिकल नेक्ड आई से बहुत कम दिखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प लोगे तो तुमको आराम से दिख जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब अगर एक छोटा मोटा बहुत तगड़ा अगर माइक्रोस्कोप लो तब तो देख लोगे, लेकिन नेक्ड आई से और नॉर्मल छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से भी अगर तुम देखो तो सॉल्यूशन के पार्टिकल को थोड़ा उतने अच्छे से देख पाना विजिबल उतने नहीं होते हैं। आप इनको आसान भाषा में कंपेयर करोगे, यहां माइक्रोस्कोप वर्ड लाओगे ही नहीं, यहां पर तुम नेक्ड आई की बात करोगे। सस्पेंशन के पार्टिकल नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं, कोलाइड के पार्टिकल नेक्ड आई से भी देखे जा सकते हैं थोड़े थोड़े, और ट्रू सॉल्यूशन नहीं देखे जा सकते हैं, बात खत्म। अब आ जाओ फिल्टर पेपर। यहां देखो दो चीजें, फिल्टर पेपर में देखो दो कॉलम लिए गए हैं, एक फिल्टर पेपर केवल और एक मेम्ब्रेन, मतलब इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर मान के चलो। अल्ट्रा फिल्टर पेपर अभी सिखाऊंगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनता कैसे है, ये सब आएगा चैप्टर में, ठीक। सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े, कीचड़ को पानी से अलग करना है तो चाहे नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज करो चाहे अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करो, दोनों से अलग हो जाएगा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से और अच्छे से अलग हो जाएगा। कोलाइड नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं अलग होगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से अलग हो जाएगा। सॉल्यूशन किसी से भी नहीं अलग होगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे उनको अलग कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। अगली प्रॉपर्टी पे आओ, सेटलिंग प्रॉपर्टी पे चलो देखते हैं। सेटलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटलिंग प्रॉपर्टी का मतलब सस्पेंशन के पार्टिकल को रख दो तो कुछ देर के बाद वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल्ड अंडर ग्रेविटी। ये सेटल डाउन नहीं होते हैं अपने आप, ठीक है। कोलाइड के पार्टिकल अपने आप सेटल नहीं होते हैं, सेटल करने के लिए कभी कभी हम सेंट्रीफ्यूगल करते हैं फोर्स, जैसे मिल्क एक कोलाइड है तो मिल्क के पार्टिकल को नीचे बैठाने के लिए या दही की फॉर्म में क्रिएट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब उसको गोल गोल घुमाते हैं। तो नॉर्मली फिलहाल वो नॉर्मली नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, और ये सॉल्यूशन तो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। नेचर, ये हेट्रोजीनियस थे सस्पेंशन, कोलाइड भी हेट्रोजीनियस थे और ये होमोजीनियस होता था। टिंडल इफेक्ट मैंने बोला था, टिंडल इफेक्ट केवल सॉल्यूशन ही नहीं शो कर पाता, बाकी दोनों शो कर पाते हैं, ठीक है। अब इतनी बातें समझ लेने के बाद ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन बस केवल दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि 2-3 नंबर में बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कंपैरिजन बेसिस पे, क्योंकि टॉपिक है आपके सिलेबस का कोलाइड, तो वो कभी सस्पेंशन के साथ रिलेट नहीं करते हैं, जो मैं क्वेश्चन एग्जाम में और बोर्ड में आते देख रहा हूं, लेकिन दिया जरूर होता है किताबों में, तो इसलिए इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, जो बुकलेट आपको मिलेगी उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहला जो मेरे सामने टाइप आया है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं टाइप्स आज की क्लास में कवर करूंगा। वो जो टाइप है वो किस बेस पे है? देखो ये जो टाइप है ये इस बेस पे अलग किया गया है कि भाई डिस्पर्स्ड फेस कौन है, डिस्पर्स्ड फेस कौन है, मतलब जो पार्टिकल होते हैं जो डिजॉल्व किए जाते हैं और जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेस कौन है और डिस्पर्सन मीडियम कौन है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस बेसिस पे हम यहां पर अलग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और उस बेसिस पे नहीं, इनकी स्टेट कौन सी है। हो सकता है कि सॉलिड डिस्पर्स फेस हो, सॉलिड इन लिक्विड, गैस को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कर दें, एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कर दें, माना हम गैस को सॉलिड के अंदर डिजॉल्व करें। अभी लगेगा अजीब कि गैस को सॉलिड में कैसे डिजॉल्व करेंगे, एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग। मतलब स्टेट जब बदली जाएगी, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों की जब स्टेट बदली जाएगी तो कई सारे एग्जांपल आएंगे। चलिए एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग मेरे बात ध्यान से रखिएगा, जब डिस्पर्सन मीडियम का काम गैस करे, फिर सुनिएगा, जब डिस्पर्सन मीडियम का काम गैस करे और डिजॉल्व तुम किसी को भी करो, लिक्विड या सॉलिड, तो ऐसी कंडीशन में जो कोलाइड होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है। उनको क्या कहा जाता है? एरोसोल्स। मे भी पूछ ले एक नंबर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब कोई पूछे कि एरोसोल्स क्या होते हैं, तो कहोगे एरोसोल्स ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिनमें ये फिक्स है। क्या फिक्स है? कि डिस्पर्सन मीडियम गैस ही होगा, गैस के अंदर ही चीजें डिजॉल्व की जाएंगी। अब मैं एक एक करके एग्जांपल लेता हूं। जैसे पहला एग्जांपल, लिक्विड को गैस के अंदर डिजॉल्व करें, लिक्विड को गैस के अंदर डिजॉल्व करें, लिक्विड इन गैस, जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट। अब फॉग और क्लाउड में होता क्या? गैस होती है, उसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल होते हैं। देखिए इमेज, देखिए इमेज दिखाता हूं, ये देखिए ये फॉग एंड क्लाउड। तो जो फॉग, मिस्ट, ये सब होता है, आप कभी देखो जाड़ों के टाइम पे या ऐसा फील होता होगा, तो उसमें गैस के अंदर लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा?
तो ये पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, क्लियर, गैस के अंदर लिक्विड। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, एक नंबर में डायरेक्ट पूछता है कि आप ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दो जिसमें डिस्पर्स फेस लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, तो आप यही एग्जाम्पल दे दोगे, फॉग, क्लाउड, मिस्ट। अब दूसरा देखो, गैस के अंदर जब सॉलिड डिजॉल्व करें, गैस के अंदर सॉलिड बहुत सारे पार्टिकल हो जाते हैं, जैसे स्मोक, स्मोक के अंदर भी छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं गैस के अंदर। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो ये देखिए जैसे ये है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, अब इसमें अगर बहुत ध्यान से देखो तो छोटे छोटे पार्टिकल विजिबल भी हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो छोटे छोटे पार्टिकल हल्के फुल्के विजिबल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पार्टिकल विजिबल नहीं हो रहे। मेरी वॉइस सही आ रही है कि डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी वॉइस? ठीक है, चलो, लाइट चली गई ना तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप यहां पर देखो, अगर स्मोक को देखो तो स्मोक के अंदर ये छोटे 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 सॉलिड पार्टिकल, तो ये एग्जांपल किसका हो गया? सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया। तो अगर सॉलिड इन गैस का एग्जांपल पूछे तो स्मोक लिख सकते हो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लिख सकते हो। तो देखो ये कोलाइड का एग्जांपल हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो। अब फिर समझो एरोसोल क्या किसे कहते हैं, कोई बताएगा एरोसोल किसे कहते हैं? अभी मैंने क्या बताया था, क्या होते हैं एरोसोल? गर्व, स्वधा, राम। हाँ, ये मतलब ये बात बिल्कुल फिक्स हो कि जो डिस्पर्सन मीडियम गैस ही होना चाहिए, डिस्पर्सन मीडियम गैस ही होना चाहिए तभी। एक बात तुम बड़ी अलग देखोगे यहाँ पे, क्या देखोगे कि सब तरीके के वर्जन तुमको देखने को मिल गए, लेकिन एक ये नहीं देखने को मिला, गैस इन गैस। तो ये चीज पूछा जाता है कभी कभी, ये वाइवा में पूछ लेते हैं, गैस इन गैस का कोई कोलाइड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? तो रीजन ये है कि गैस इन गैस के बीच में कोई सेपरेटिंग लेयर नहीं होती है। जैसे सॉलिड के पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल, तो स्टेट कुछ ऐसी है कि उनके बीच में एक सेपरेशन फील हो सकता है, लेकिन गैस और गैस में कुछ इस तरीके से डिफ्यूज हो जाती है कि उनके बीच की कुछ सेपरेटिंग लेयर्स नहीं महसूस हो पाती ज्यादा। इसीलिए गैस इन गैस को कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं माना गया कि दो अलग अलग गैस को हम मिक्स कर दें और उसको हम कोलाइड माने, तो ऐसा नहीं माना जाता है। जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो हो सकता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए, या हो सकता है कि टीचर भी आपसे पूछे, तो आप कह देना उनसे कि सर गैस इन गैस जो होता है इनके बीच में कोई सेपरेटिंग लेयर प्रॉपर नहीं होती है, दोनों एक दूसरे में प्रॉपरली डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए गैस इन गैस का कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, गैस इन गैस का कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं दिखता है। चलिए आगे देखिए। तो जब डिस्पर्सन मीडियम गैस था, समझिए जरा, जब डिस्पर्सन मीडियम गैस था तो हमने आपको दो केस समझाए, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। गैस डिस्पर्सन मीडियम होगा तो कहेंगे उनको एरोसोल, ये तो नाम हो ही गया फिक्स। इनके एग्जाम्पल भी समझ में आ गए। गैस इन गैस का कोई एग्जाम्पल नहीं होता है। अब चलिए हम डिस्पर्सन मीडियम बदलते हैं, अब हम डिस्पर्सन मीडियम ले लेते हैं लिक्विड। ठीक है, देखिए डिस्पर्सन मीडियम हमने क्या ले लिया, लिक्विड। अब लिक्विड में तीन केस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, तो तीन केस आ गए। तो गैस इन लिक्विड की जब हम बात करेंगे, जब किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया जाएगा, तो गैस इन लिक्विड का मतलब जैसे सेविंग क्रीम, हम ऐसे मान के चलते हैं कि लिक्विड है और लिक्विड के अंदर थोड़ी गैस भर दी गई है, तो लिक्विड के अंदर जब गैस भरी जाए तो सेविंग क्रीम हो जाता है। इसमें कभी वो एग्जांपल मत लिख के आ जाना CO2 इन वाटर, वो सॉल्यूशन का केस था, वो सॉल्यूशन में तुमको याद होगा मैंने सॉल्यूशन में पढ़ाया था CO2 इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक का केस जो सिखाया था। तो इसमें आप सेविंग क्रीम का एग्जांपल ले सकते हो। देखो यहाँ पर ये दे सेविंग क्रीम, जैसे माना सेविंग क्रीम है, तो हम ये सेविंग क्रीम जो होती है हम ये मान के चलते हैं कि लिक्विड के अंदर थोड़ा गैस भरी गई है, तो लिक्विड इन गैस के तौर पे माना जाता है सेविंग क्रीम को। ठीक है, अगला देखिए एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं इमल्सन। एक नंबर में कई बार पूछा जाता है, ये अलग से डिफिनेशन है, ये अलग से मैं पढ़ाता हूं थोड़ा सा, इसके दो तीन टाइप है, लेकिन एक नंबर में कई बार पूछा जाता है स्कूलों में कि इमल्सन क्या होता है। आप कहोगे इमल्सन कुछ होता थोड़ी, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन? जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो। आप क्या कहोगे कि ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इमल्सन। इमल्सन इज दैट कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। एग्जांपल देखो, जैसे मिल्क। अब मिल्क में देखो एग्जांपल, जैसे ये मिल्क हो गया। अब इस मिल्क की में होता क्या है कि जो फैट के पार्टिकल होते हैं, फैट के पार्टिकल या अनदर जो पार्टिकल हैं, उनको वाटर के अंदर डिजोल्व माना जाता है। मतलब इसको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि लिक्विड इन लिक्विड डिजोल्व हो गया, कुछ ऐसा माना जाता है। ठीक है,
अफान जबरदस्ती दाना निकालो, ठीक है, और यहां पर ध्यान दो। हाँ बोलो। हाँ, कह बिल्कुल सकते हो कि इनके बीच में सेपरेटिंग लेयर नहीं है, लेकिन जब इनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग करते हैं तो बड़ी इजीली अलग भी हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेपरेटिंग लेयर्स भले थोड़ा सा कम हो, लेकिन यहाँ डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तुम कभी फील करो यार, मिल्क जब बहुत गाढ़ा हो जाता है तो आपको मलाई जैसी चीज अलग दिखती है, वाटर जैसा चीज नीचे दिखने लगती है। मतलब उसमें उतना ज्यादा मिक्सिंग नहीं है। शायद यही रीजन है कि इसको इसको ऐसा केस नहीं बनाया गया कि लिक्विड लिक्विड का कोई केस ना हो, इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है बेटा रोहित। अब देखो अगला आया सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे इंक हो गया, मड इसमें डाल दिया गया, उसको काट दीजिएगा। मैं सॉलिड इन लिक्विड का कोई एग्जांपल डाला नहीं हूं, सॉलिड इन लिक्विड का तुम बहुत एग्जांपल बना सकते हो। फ्लावर इन वाटर, आटे को पानी में डाल दो, इंक इन वाटर, तो इसके कई सारे एग्जांपल तुम पढ़ते चले जाओगे तो सॉलिड इन लिक्विड के तो एग्जांपल मिल ही जाएंगे। इसीलिए मैंने इसकी इमेज नहीं डाली है। ठीक है, इमेज डालने का केवल एक ही रीजन है, जिससे तुम प्रॉपर वे में इसको समझ पाओ अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखो, अब जब डिस्पर्सन मीडियम आ जाता है कौन, सॉलिड। जब डिस्पर्सन मीडियम कौन हो मेरा प्यारा बच्चा, सॉलिड। सॉलिड के अंदर चीजें डिजॉल्व हो। अब पहला केस गैस इन सॉलिड। तो आपको लगेगा सर गैस इन सॉलिड का क्या अंदाजा, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो गैस इन सॉलिड का मतलब जैसे फोम, रबर, प्यूमिक स्टोन। ये प्यूमिक स्टोन है एक्चुअली में। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। स्पंज, पहले इमेज देखो तब कुछ बात करते हैं। जैसे आगे देखो, जैसे ये रबर देखो, ठीक है। तो रबर में तुमको महसूस नहीं होता है कि रबर के अंदर थोड़ी एयर भरी होती है, तभी तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं। रबर के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स के अंदर क्या होता है, एयर भरी रहती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एयर इन सॉलिड। तो रबर को एयर इन सॉलिड का एग्जांपल लिया जाता है। बात नंबर एक हो गई। बात नंबर दूसरे पे आते हैं, प्यूमिक स्टोन। तुम लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, ठीक है, कि जो पत्थर तैर जाते थे राम के टाइम में, कि एक राम सेतु बनाया गया था कि पत्थर बड़े बड़े थे, और वो रियलिटी है एक्चुअली में। अभी भी जब जाओगे तो तुम राम सेतु में जब जाओगे तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हाइपोथेटिकल ही चीजों को लिख दिया जाता है। देखिए प्यूमिक स्टोन कुछ ऐसे होते हैं, ये तैर रहा है ऊपर, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं प्यूमिक स्टोन। क्यों नहीं सेटल डाउन होते, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे छेद होते हैं, इनके बीच में एयर भरी होती है। एयर भरे होने के कारण ओवरऑल डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में कम हो जाती है। इसीलिए जब प्यूमिक स्टोन को जब डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तुम कभी भी यूट्यूब पे भी सर्च करोगे प्यूमिक स्टोन, तो तुमको लोग दिखाएंगे बड़े बड़े पत्थर होंगे, वो पानी में तैर रहे होंगे। तो इन स्पेशल पत्थरों को, इन स्पेशल स्टोन्स को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज प्यूमिक स्टोन। तो प्यूमिक स्टोन भी एक एग्जाम्पल हो गया। किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया मेरा प्यारा बच्चा गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया क्या, प्यूमिक स्टोन। चलिए अगला देखिए केस। अब यहां तक की तो बातें लगभग लगभग समझ तुम लोग पाए। इतनी बातें समझने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम सॉलिड के अंदर लिक्विड भर रहे हैं भैया। जब सॉलिड के अंदर लिक्विड डालोगे, मतलब डिस्पर्सन मीडियम जिसके अंदर डाला गया है दैट इज सॉलिड, जिसको भरा गया है दैट इज लिक्विड। लिक्विड को जब सॉलिड के अंदर डालते हो तो उसको एक नया नाम दिया जाता है, उसको जल कहते हैं। जैसे एग्जांपल माना चीज हो गया, बटर हो गया, जेली हो गए। एग्जांपल देखिए, जैसे ये एग्जांपल देख रहे हो, तो इसको क्या माना जाता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड। सॉलिड के अंदर हम जब लिक्विड भरेंगे तो कौन सी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी, उसकी जल की कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। इसे हम मानेंगे जलिस, हम जल की कैटेगरी मानेंगे। तो अगर कोई पूछे जल किस टाइप का कोलाइड है, तो अगर जल ऐसा कोलाइड है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है और जो डिस्पर्सन मीडियम है वो सॉलिड है। तो लिक्विड इन सॉलिड दैट इज नोन एज डिस्पर्सन, ये कोलाइड हो गया। और जब लिक्विड जो है वो डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेस हो गया और डिस्पर्सन मीडियम हो गया। ये कैसा कोलाइड का एग्जांपल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सॉलिड सोल। सॉलिड सोल किसको बोला गया, सॉलिड इन सॉलिड। जब हम सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिक्स कर देते हैं तो उसको सॉलिड सोल नाम दिया गया। सॉलिड इन सॉलिड को जैसे कई सारे हम माना कह सकते हैं जम स्टोन। यहां सॉलिड इन सॉलिड का मतलब ये मत लेना कि तुम बोल दो एलॉय। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर पढ़ा होगा किसी ने, उसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में लाते थे, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मैं गलतियां भी बताते चल रहा हूं कि क्या ना करना। तुम एलॉय मत लिख देना सॉलिड इन सॉलिड में। सॉलिड इन सॉलिड के कुछ स्पेशल एग्जांपल हैं, जैसे मिल्क माना कुछ ग्लास होते हैं, कलर्ड ग्लास होते हैं, जेमस्टोन होते हैं, अलग अलग पत्थर। जैसे ये देखिए, अब इसके अंदर कुछ कलर जो कलर्स होते हैं उन कलर्स को सॉलिड के अंदर डाला गया है।
कलर्स भी कुछ पार्टिकल के कारण होता है, अलग तरीके की इम्प्योरिटी, अलग तरीके के पार्टिकल के कारण ही कलर आता है। तो ये जो स्टोन्स होते हैं, कलर्ड स्टोन होते हैं, ये कलर स्टोन एक ऐसे कोलाइड हैं जिनके अंदर सॉलिड इन सॉलिड को डाला गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। एक बार सारे बच्चे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एक बार देख लीजिए, सारे आप एग्जाम्पल सारे देखिए, एक एक करके सारे एग्जाम्पल पढ़िए, जितने मैंने इमेज दिखाई सभी लोग 2 मिनट से ही काम करिए, समझ के करिए जिससे बाद में ना पढ़ना पड़े। हाँ बोलो बेटा। सर तो कॉटन कैंडी सॉलिड इन गैस आएगा, कौन सी गैस इन सॉलिड आएगा, कौन सी कैंडी बेटा? कॉटन कैंडी सर। हाँ कह सकते हो। अच्छा कॉटन कैंडी, अरे हम लोग उसको कुछ और बोलते थे, क्या बोलते थे भाई, वो लाल लाल गाँव में आता था। बुढ़िया के बाद। हाँ बुढ़िया के बाल, और तुम ऐसे इंग्लिश बोलोगे कहाँ समझ में आएगा। हाँ तो अपने किसने बोल दिया बुढ़िया के बाल पिंक होते हैं, मतलब मॉडर्न टाइप की बुढ़िया होगी, ठीक है, पिंक थोड़ी होते हैं, पिंकी होता है ना शायद वो, नहीं वो कलर डाल देते होंगे। अच्छा वो कई कलर का होता है, ठीक है। तो हाँ कह सकते हो बेटा सॉलिड इन गैस, एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन हाँ बोलो, और कोई किसी का डाउट? सॉलिड इन सॉलिड में हाँ और सर अगर सॉलिड को सर मेल्ट करके डालेंगे सर तब भी सबको सॉलिड इन सॉलिड में चलेगी। नहीं, जब बिल्कुल मेल्ट करके एक दूसरे में मिक्स कर दिया जाता है ना तो होमोजीनियस मिक्सर हो जाता है, एक्चुअली वो एक तरीके से एलॉय हो गया। इसीलिए मैंने बोला ना, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है कि दो मेटल को सब मिला दें, दो हम सॉलिड मेटल को आपस में मिला दें मेल्ट करके, तो फिर वो एलॉय की कैटेगरी चली जाती है, फिर वो मिक्सिंग जो होती है दैट इज होमोजीनियस हो जाती है, और होमोजीनियस मिक्सिंग फिर कोलाइड नहीं कहलाता है, फिर वो क्या कहलाता है, फिर वो सॉल्यूशन कैटेगरी कहलाने लगती है। इसलिए आपको स्पेसिफिक एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं सारे जो देखा है आपने यहाँ पर एग्जांपल वो देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। सॉलिड स्टोन के सर एग्जांपल में सर रॉक स्टोन आएगा, रॉक सॉल्ट। हाँ कह सकते हो रॉक सॉल्ट, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन अब देखिए हर एक एग्जांपल याद कर पाना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। उन पार्टिकल के अंदर जाके ये भी तो देखना होगा ना कि वो उनके पार्टिकल कोलाइडल की रेंज में हो, पहली बात ये देखनी होगी। दूसरी बात ये देखनी होगी कि वो हिट्रोजीनियस तरीके से अरेंज हो, समझ रहे हो। इसीलिए हजारों एग्जाम्पल नहीं हम याद करते हैं, इसीलिए जो स्पेसिफिक हर बुक में एग्जाम्पल कॉमन मिलते हैं, उन कॉमन एग्जाम्पल को, जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने दिए उतने ही कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, तो जब कॉपी में लिखना तो वही एग्जाम्पल लिखना। ये ना सोचना कि हम अंदर से फील कर लिए और वैसा एग्जाम्पल लिखोगे, फिर गलत कर दोगे। ये बात बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि आप हमेशा अपनी बुक के जो लैंग्वेज होता है केवल उन्हीं को ही यूज करिए और उनके एग्जाम्पल ही यूज करिए। चलिए आगे बढ़ते। हाँ बोलो। सर कलर स्प्रे तो सर कौन सा देंगे सर? कलर स्प्रे को कह सकते हो गैस इन सॉलिड इन गैस, एक तरीके से, क्योंकि वो कलर पिगमेंट होते हैं जो भी होते हैं कलर्स, और वो गैस के अंदर मिला दिए गए हैं, तो एक तरीके से हम अगर कोलाइडल की रेंज में अगर होंगे, इफ अगर उनके पार्टिकल कोलाइडल रेंज में होंगे तब, अदरवाइज नहीं, तब ऐसी कंडीशन में उसको हम मानेंगे सॉलिड इन गैस, ठीक है। चलिए ओके सर। अब इतने एग्जाम्पल जब समझ लिए, कोलाइडल के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, समझ में आया होगा कि एक अलग टाइप की कैटेगरी है, इनमें जिन पार्टिकल को डाला जाता है उनको डिस्पर्स फेस बोलते हैं, जिसके अंदर होते हैं दैट इज डिस्पर्सन मीडियम। बात नंबर 1, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम की स्टेट क्या होती है, उस स्टेट की बेसिस पे हमने कई टाइप में डिवाइड किया। अगर उनकी स्टेट एयर होती है तो उनको एक एरोसोल नाम दे दिया गया था, दोनों अगर लिक्विड होते हैं तो उसको इमल्सन नाम दे दिया गया था। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए हमने। चलिए अब अगला, अब देखिए एक क्लासिफिकेशन और यहां दिया गया है प्यारा बेटा, वो क्लासिफिकेशन किस चीज का दिया गया है, ये दिया गया है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम रिपल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। आप ऐसे समझो, ऑयल को पानी में डालो, जैसे ऑयल को पानी में डालते हो तो क्या रिपल्सिव नेचर है कि अट्रैक्टिव नेचर है, क्या लगता है? रिपल्सिव नेचर है, ऑब्वियसली चीज रिपल्सिव नेचर है। तो बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे हम, जैसे इंक को है, इंक को पानी में डाल दिया, तो इंक को जब पानी में डाला, थोड़ा सा थ्योरी चलता है तो नींद मत आया करे, बीच में चाय पिया करो, ठीक है भव्या, चाय पी दिया करो बेटा, बीच में ग्रीन टी मंगवा लो, चाय पी लो, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमने ये बोला कि जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम है, इनके बीच में इंट्रैक्शन पॉजिटिव भी, मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और क्या कह सकते हैं रिपल्सिव भी हो सकता है। रिपल्सिव जैसे हमने ऑयल इन वाटर बोला, अट्रैक्टिव का मतलब जो इंक को पानी में डाला, अब इंक के पार्टिकल नीचे नहीं सेटल डाउन हो रहे हैं क्योंकि वाटर उनको अट्रैक्ट करके रोक के रखा है, वाटर के पार्टिकल उनको रोक के रखे हैं कि भागने नहीं दे रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों
जो होते हैं, या तो उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है, उनके पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लग सकता है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए पहला एक करके। जो पहला है दैट इज लायोफोबिक। लायोफोबिक, फोबिक का मतलब क्या होता है? डर। जैसा आप सुना नहीं होगा, फोबिया। फोबिया, फोबिया का मतलब डर, डर का मतलब दूर भागना। एक सीधा सा आप रिलेशन ऐसे लगाओगे, डर, डर का मतलब दूर भागना। तो यहाँ लायोफोबिक का मतलब, लायो का मतलब होता है लिक्विड, लायो का मतलब होता है लिक्विड, और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, हेटिंग नेचर। ठीक है, तो जो लिक्विड से दूर भागेंगे उन पार्टिकल को, मतलब तुम कह सकते हो कि ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन जिनमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव नेचर हो, रिपल्सिव नेचर का इंट्रक्शन हो रहा हो, उनको कहते हैं लायोफोबिक। और जब ये लायो मीन्स लिक्विड, जब ये लिक्विड वाटर हो जाता है तो इसी लायोफोबिक को हम एक और नाम देते हैं, जो नाम सुना होगा तुमने, दैट इज हाइड्रोफोबिक। ये नाम सुना होगा तुमने क्लास 10th में। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल तो धीरे धीरे दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, आयरन, आर्सेनिक, ये जितने भी सोल होते हैं इनके सबके सॉल्यूशन, नहीं सोल, सोल का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका एक नाम और होता है, लायोफोबिक को एक नाम और देते हैं, इनको एक्सट्रेंसिक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक कोलाइड बोलते हैं। कोई पूछे एक्सट्रेंसिक कोलाइड कौन है, तो लायोफोबिक कोलाइड को बोलते हैं। लायोफिलिक, लायो का मतलब हो गया लिक्विड, और फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है लविंग। लायो का मतलब लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। अब लिक्विड लविंग जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको क्या कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा? उनको कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड। और अगर लिक्विड जो है वो वाटर है तो हम उसी में उसका नाम क्या देने लगेंगे? उसी में उसका हम नाम देने लगेंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नेचर हो, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे को अट्रैक्टिव नेचर रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तब उसे हम कहेंगे लायोफिलिक सोल। खासकर जितने भी बड़े बड़े स्टार्स, एल्ब्यूमिन और जो नेचुरल सोर्स होते हैं कुछ, ये सब ज्यादातर आ जाते हैं किसमें? लायोफिलिक सोल के अंदर। इंट्रेंसिक कोलाइड भी कहते हैं इनको, ये याद रखिएगा। ये नाम तुमने शायद सुना हो जब तुम क्लास 10th में थे और क्लिनिजिंग एक्शन पढ़ रहे थे सोप का। 10th में क्लिनिजिंग एक्शन सोप का था, तो वहां पर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वर्ड आया था। फिर से यहां पर है, यहां पर हम फिर से उसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है दूसरा क्लासिफिकेशन कोलाइडल सॉल्यूशन का। कोलाइडल सॉल्यूशन का पहला क्लासिफिकेशन कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, उन दोनों की स्टेट क्या है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कैसा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल तो हम उन्हें कहेंगे लायोफिलिक, और अगर रिपल कर रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे लायोफोबिक सोल। तो ये इन दोनों की डिफिनेशन है, अलग अलग एक नंबर में डिफिनेशन आ भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी डिफिनेशन देखिए, एग्जांपल देखिए, मैं थोड़ा अटेंडेंस ले लूं, ठीक है। ठीक, जल्दी से डिफिनेशन देखिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। थोड़ा हिल डुल लीजिए तब तक इधर उधर। टॉपिक बिल्कुल नया है, ऐसा नहीं है कि ये छूट जाएगा आपका टॉपिक, पुराने में की कोई जरूरत थी, ऐसा भी नहीं था। आपको प्रॉपर टॉपिक समझ में आना चाहिए। इस संडे को आपकी पीटीएम होगी, उस पीटीएम में इस बार मैं बात करूंगा, हो सकता है कि मैं ही बैठूँ पीटीएम में ज़्यादा सुबह सालों में, तो आपकी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, ठीक है। 2-4 आप लिख के हमको भेज भी दीजिएगा अलग से कि सर ये तारीफ कर दीजिएगा हमें, उसमें भेजिएगा तो उसमें अपना हम यूपीआई भेज देंगे, ठीक बेटा। तो उस यूपीआई के थ्रू सीधे 500 रुपये के घूस भेज दीजिएगा, सर हमारी इतनी तारीफ कर दीजिए, लेकिन करेंगे तब भी तारीफ नहीं। चल, अब इतनी चीज हो जाने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा प्यारा बेटा। हमने 2 क्लासिफिकेशन सीख लिए, 5-10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो क्लासिफिकेशन कवर हो जाएंगे सारे आज, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। लास्ट जो मेरे सामने क्लासिफिकेशन है, चलिए उसको कवर करते हैं। ये है टाइप ऑफ डिस्पर्स फेस। ये डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स फेस किसको कहते थे, कोई बताना चाहेगा? डिस्पर्स फेस किसे कहते हैं, किसी को पता है? हाँ, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का काम करे एक तरीके से, उसको डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। चलो जी, डिस्पर्स्ड फेस के नेचर की बेसिस पे, इस पे जो पहला है दैट इज मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रो का मतलब ही होता है बिगर साइज का, माइक्रो स्मॉल, मैक्रो बिगर।
लगभग इसके डिफिनेशन की फील वहीं से कवर कर लोगे। कैसे? आप कहोगे कि मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जिनके पार्टिकल का साइज, पार्टिकल के साइज का मतलब यहां मैं बात करना चाहता हूं डिस्पर्स फेस, इनके डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का साइज ऑलरेडी इतना इनफ होता है। इनफ बोले तो ऑलरेडी वो कोलाइडल रेंज में आता है। कोलाइडल रेंज का मतलब वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पहले से ही आता है। जब पार्टिकल पहले से ही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, टेंशन क्या? उठाओ, डिस्पर्सन सॉल्यूशन में मीडियम में डालो, मे भी डिस्पर्सन मीडियम तुम चाहे वाटर लो या कुछ भी, डिस्पर्सन मीडियम में डालो, मिलाओ, बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं, 2 वर्ड में याद रखो, ज्यादा लेंथी जाने की जरूरत नहीं। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जिनके पार्टिकल का साइज ऑलरेडी पहले से ही बिगर होता है। बिगर इन सेंस का मतलब वो पहले से ही कोलाइडल रेंज में होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। उसमें कुछ करना ही नहीं है। जब डिस्पर्स फेस के पार्टिकल रेंज में है, कोलाइडल रेंज में, तो उसको खाली डिस्पर्सन मीडियम में डालना है और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे माना सिलिकॉन जेल एग्जांपल हो गए, बेसाल्ट हो गया, जियोलाइट हो गया। जो बुक में एग्जांपल मिलेंगे वो ये मिलेंगे। नेचुरली अकरिंग मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब जो तुम पॉलीमर पढ़ोगे, नेचुरली पॉलीमर, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब नाम सुने होंगे, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, तो जल्दी याद हो जाता है क्योंकि ये पार्टिकल बिगर होते हैं। पॉलीमर इसलिए बोला क्योंकि छोटी छोटी कई सारी यूनिट से मिलकर जड़ा है। जब पॉलीमर बोल दिया इसका मतलब ऑलरेडी बिगर साइज का है। जब बिगर साइज का है तो इसका मतलब पानी में डालोगे तो अपने आप डिस्पर्शन मीडियम वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा। कुछ मैन मेड मैक्रोमॉलिक्यूल जैसे नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, सिंथेटिक रबर, तुम जितने यहां देख रहे हो ना ये एग्जांपल, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जांपल पॉलीमर के हैं। पॉलीमर का मतलब वो ऑलरेडी बिगर मैक्रोमॉलिक्यूल है, और मैक्रोमॉलिक्यूल है मतलब इस कैटेगरी में अपने आप आ गया। तो जल्दी एग्जांपल याद हो जाएंगे। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जिनमें डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल होते हैं वो पहले से कोलाइडल रेंज में होते हैं। उनमें कुछ करना ही नहीं, उनको उठाओ, डिस्पर्सन मीडियम में डालो, सीधे कोलाइडल सॉल्यूशन बनकर तैयार, खत्म। आगे बढ़िए, चलिए। दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। चलो समझते हैं। मल्टी का मतलब कई सारे, मैक्रो का मतलब ऑलरेडी खुद में इनफ है, मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब कई सारे। ये डिफिनेशन क्या कहता है कि इसमें जो इंडिविजुअल डिस्पर्स फेस है, एक इंडिविजुअल डिस्पर्स्ड फेस का जो पार्टिकल होता है, इसका जो साइज होगा, इसका जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। इसका जो साइज होगा वो पहले से ही 1 नैनोमीटर से कम होगा। अब डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, और अगर हम अब इसको उसके अंदर डाल दें, क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम के अंदर, तो बताओ क्या बनेगा? कोलाइडल बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, सस्पेंशन बनेगा? तो वो सॉल्यूशन, हाँ वो सॉल्यूशन बिल्कुल है, वो सॉल्यूशन बना देगा। मतलब तुम्हें कोलाइडल बनाने के लिए उसको कोलाइडल रेंज में लाना पड़ेगा। तो कोलाइडल रेंज में लाने के लिए करते क्या है कि कुछ पार्टिकल आपस में एग्रीगेट करते हैं। जैसे सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, सल्फर का एक पार्टिकल डालोगे तो कोलाइड नहीं बनेगा। सल्फर के 8 पार्टिकल मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपस में जुड़े होते हैं, एसेट। और फिर अब जब ये आपस में जुड़ गए तो जुड़ने के बाद इनकी जो रेंज है साइज की ओवरऑल, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया। अब उसको जैसे ही तुम डिस्पर्सन मीडियम में डालोगे, अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उस कोलाइडल सॉल्यूशन को किस कैटेगरी में लाओगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मेरा काम यहां समझाना है, ये नहीं कि मैं बैठ कर डिफिनेशन रटवाऊं, इसीलिए समझिए फिर आप भूलोगे नहीं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जिनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, वो कोलाइडल रेंज से छोटे होते हैं। इसीलिए मजबूरीवश कई सारे पार्टिकल आपस में जब एग्रीगेट होते हैं और तब वो जो डिस्पर्सन मीडियम में जाएंगे तब वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। यहां देखो, जैसे सल्फर सोल है, ये इनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो कई सारे 1000 ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होते हैं और तब जब डिस्पर्सन मीडियम में डाले जाते हैं तब क्या बनता है? कोलाइडल सॉल्यूशन क्रिएट होता है। और वो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को मल्टी मॉलिक्यूलर बोलेंगे, बस बात खत्म। इनमें पार्टिकल का साइज ऑलरेडी रेंज में है, इनमें जो पार्टिकल का साइज है वो रेंज से छोटा होता है, तो रेंज में लाना पड़ता है जोड़ जोड़ के। अगला देखिए, अगला है एसोसिएटेड कोलाइड्स। 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में कवर हो जाएगा और 10th में पढ़ रखा है सब लोगों ने, इसलिए मैं इसको बहुत मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन का नहीं दूंगा कि मैं बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन करूं, बहुत ज्यादा इतना जाने। आप ध्यान दीजिए खाली। एसोसिएटेड कोलाइड्स होते क्या है? पहली बात समझो, एसोसिएटेड कोलाइड एक तरीके से होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर ही, लेकिन फिर अंतर क्या है सर दोनों में? ये एक्चुअली तुम कह सकते हो ये नॉन आयनिक में है,
ये नॉन आयनिक में था, और ये आयनिक केस में ले लेते हो। आयनिक केस में उसमें मतलब कैटायन पार्ट होगा, एनायन पार्ट होगा। जैसे तुम वो सोप वाला नहीं पढ़ते थे, सोप, सोप में स्टीरेट सोप मॉलिक्यूल, तुम क्या पढ़ते थे, स्टीरेट, स्टीरेट सोप मॉलिक्यूल। किसी को इसका फॉर्मूला याद है, नहीं याद? किसी को याद है, नहीं याद? चलिए, C17H35 COO माइनस Na प्लस, ये होता था स्टीरेट सोप मॉलिक्यूल। क्लिनिजिंग एक्शन करते थे ये लोग। अब ये करते क्या थे, आप लोगों को साथ मालूम हो कि जब इन्हें हम क्या करते थे कि कोई कंटेनर लेते थे, उस कंटेनर के अंदर माना हमने वाटर डाल दिया, ठीक है जी, हमने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर माना वाटर भर दिया, अच्छा जी। तो ये माइसल, कुछ लोग मिसल्स पढ़ते हैं, कुछ माइसल्स पढ़ते हैं, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो इसमें माना हमने वाटर भर दिया, तो अगर तुमने एक पार्टिकल डाला, दो पार्टिकल डाला, तीन पार्टिकल डाला, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब कई सारे पार्टिकल डालते हो, तो ये कई सारे पार्टिकल अपने आप को स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ये सर्कुलर नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए देखिए बगल में हमने इमेज डाली है आपको समझने के लिए। ये कैसा होता है, स्फेरिकल। और एक दो पार्टिकल नहीं होते जो 10th की किताब में बहुत छोटा छोटा बना के समझा दिया जाता था, लगता था 10-15 पार्टिकल खाली है। ये हजारों पार्टिकल कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ अटैच हो जाते हैं। मतलब इनका हेड वाला पार्ट बाहर की तरफ रहता है, टेल वाला पार्ट देखो अंदर की तरफ है। और जब ऐसे हजारों पार्टिकल आपस में सोप के मॉलिक्यूल एग्रीगेट होंगे, तब वो बनाएंगे क्या, तब वो बनाते हैं माइसल्स। उसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। अब बनाते कैसे हैं, ये भी मैं थोड़ा जिक्र कर लूं। आपने पढ़ा होगा, इनके दो हिस्से होते थे। C17H35 एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इसीलिए ये नॉन पोलर होता है। ये क्या होता है, नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। और जो ये हेड पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट हो गया, नॉन पोलर। और हेड वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता था, पोलर। ये 10th में पढ़ा है सब, ये पोलर होता था, COO माइनस Na प्लस, इट इज द पोलर पार्ट। ये क्या होता है, पोलर हिस्सा होता है। तो इसके दो हिस्से हो गए, पोलर एंड नॉन पोलर। वाटर क्या होता है, तो बताएगा वाटर क्या होता है, पोलर नॉन पोलर? तो वाटर पोलर होता है। वाटर पोलर होता है, ठीक है जी। अब वाटर पोलर होता है तो तुमने ये भी सुना होगा, पोलर पोलर में डिजॉल्व होते हैं, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, सभी लोगों ने सुना होगा पोलर डिजॉल्व इन पोलर। मतलब पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, मतलब उससे जुड़ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अब पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। वाटर में डिजॉल्व होने का मतलब हाइड्रोफिलिक, वाटर में डिजॉल्व होने का मतलब हाइड्रोफिलिक। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल वाला पार्ट है वो नॉन पोलर है, पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, इसीलिए वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये मैं बहुत ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 10th में सभी लोगों को पढ़ाया जाता है। टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है क्योंकि नॉन पोलर है, और हेड वाला पोलर है इसलिए हाइड्रोफिलिक है, वाटर से अट्रैक्ट होगा, ये वाटर से दूर भागेगा। अब दूर भागने का मतलब कि ये नीचे की तरफ क्यों नहीं आए, हेड वाला पार्ट ऊपर ऊपर क्यों भागा? भैया तुम खुद देखो। अब हमें एक चीज बताओ, ये पार्टिकल यहां ज्यादा दूर है, अगर पास ऐसे होते तो यहां पास पास में ना हो जाते, अगर ये यहां होते तो पास पास में ज्यादा हो जाते, दूर दूर है तभी तो देखो ऊपर की तरफ जो भागने वाला हिस्सा है, हेड वाला हिस्सा। और भागने वाले दूर ही भागते हैं भाई। जैसे हमने कहा, थोड़ा ध्यान से फिर से मैं दूसरे तरीके समझाता हूँ, कंफ्यूज हो गए होगे आप। ये जो हेड वाला हिस्सा है ये है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। टेल वाला हिस्सा जो है वो हाइड्रोफोबिक है। सर हाँ, थोड़ा मैं कंफ्यूज कर ही दिया था। अब हाइड्रोफोबिक है तो आप लोगों को लगना चाहिए कि यार ये दूर दूर भागना चाहिए, तो देखो पास पास में आ रहे हैं। तो ऐसे समझो कि हाइड्रोफोबिक है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, खुद के साथ नहीं, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब वाटर इसके पास में आएगा तो वो एक दूसरे को क्लोज कर लेंगे, जिससे वो दूर मतलब उससे रहें। अरे ऐसे समझो, एक क्लास में, बड़ी सी क्लास है, 40-50 बच्चे हो, ठीक, माना आपका गेट का कोई दरवाजा से खटखट करके कोई शेर अंदर आ जाए कि हाँ खटखट कर में आई कमीन, ऐसे तो नहीं बोलेगा उसे, ठीक है। तो माना कोई शेर अंदर आ जाए तो तुम लोग किस तरीके से उससे डरोगे? डरने का मतलब फोबिया, तो फोबने का मतलब, फोबिया होने का मतलब क्या होगा, क्या कि तुम लोग बिल्कुल क्लोज आ जाओगे, मतलब पता नहीं चलेगा, छत तक चढ़ जाओगे एक दूसरे के ऊपर, सब बिल्कुल ढेर बना के, मतलब बिल्कुल एक दूसरे, मतलब कौन आगे जाएगा, एक दो आगे जा भी सकते हैं, जो शेर होंगे वो जा सकते हैं, लेकिन मतलब वो अपने को मिनिमम एरिया में ऑक्यूपाई करता है। कहानी ये हाइड्रोफोबिक मतलब जो दूर भागेंगे वो मिनिमम एरिया में ऑक्यूपाई करेंगे। मिनिमम एरिया में ऑक्यूपाई करने का मतलब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इसीलिए देखो ये वाला पार्ट एक दूसरे के क्लोज आ गया, हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा। और हाइड्रोफिलिक जो वाटर के अट्रैक्टिंग मोड में था वो दूर दूर रहा। और इस तरीके से ये कुछ स्पेरिकल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और इसी स्पेरिकल अरेंजमेंट को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज मिसल्स या माइसल्स।
एक बात यहां पर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइसल तब बनता है जब सोप या डिटर्जेंट के पार्टिकल का कंसंट्रेशन ठीक ठाक हो। ये नहीं कि थोड़े बहुत डाल दोगे बन जाएगा, एक मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए ही चाहिए माइसल बनाने के लिए। उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, सीएमसी, एक नंबर में आता है। पूछा जाता है कि बताओ सीएमसी क्या है, तो इट इज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इन विच माइसल फॉर्मेशन टेक प्लेस। मतलब वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसपे माइसल बन पाए, उस मिनिमम कंसंट्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज सीएमसी, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, एक नंबर में पूछेगा। और एक टेम्परेचर होता है, एक कंडीशन जिसपे बनेगा माइसल, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये बनता है माइसल, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ये भी एक नंबर में पूछा जाता है, इसलिए देखिए मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है जिससे कंफ्यूजन ना हो लैंग्वेज को लेकर। एक एक नंबर के ये अंदर से क्वेश्चन बनता है। बताओ सीएमसी क्या है, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन क्या है। वो कंसंट्रेशन किसी भी सोप मॉलिक्यूल का, सोप सॉल्यूशन पार्टिकल का जिसपे माइसल बन पाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर के अबव बनेगा उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। चलिए जी, ये माइसल तो बन जाता है, सोप का मॉलिक्यूल एक मिनिमम कंसंट्रेशन डालेंगे तो स्पेरिकल फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, और ये स्पेरिकल फॉर्म में कुछ ऐसे अरेंज करेंगे, और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, माइसल। लेकिन क्लीनिंग एक्शन कैसे शो करता है, देखो यहां पर इमेज देखो। हमने कहा कि माना कोई कपड़ा है, हमने कहा माना कोई डर्टी क्लोथ है, ठीक। अब इसी डर्टी क्लोथ के ऊपर देखो ये डर्ट है, ये डर्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट, ये डर्ट जो होता है वो किस नेचर का होता है, ये होता है नॉन पोलर। कोई बताएगा टेल पार्ट क्या होता है, पोलर की नॉन पोलर, टेल पार्ट, टेल पार्ट पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, हाँ ठीक, चलिए अब इन्हों सही है, नॉन पोलर होता है। अब ये जब नॉन पोलर होता है तो मतलब आपने पढ़ा होगा ये नियम कि नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होने का मतलब अट्रैक्ट होना, तो इसका जो टेल वाला पार्ट होगा सोप का, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि नॉन पोलर टेल भी है और नॉन पोलर जो है वो कौन है, वो डट भी है। तो डट नॉन पोलर था और टेल भी नॉन पोलर था, टेल इज ऑल्सो नॉन पोलर, तो दोनों एक दूसरे में अटैच हो जाएगा। पहला काम ये होता है, अटैच होकर एक तरीके से मतलब वो माइसल बना देंगे, ठीक। और हेड पार्ट क्या था, बताओ हेड पार्ट क्या था, पोलर। वाटर भी पोलर होता है, हेड पार्ट भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो मतलब हेड और वाटर के बीच में, हेड और वाटर के बीच में जो हेड पार्ट है और वाटर जो है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, क्योंकि पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। मतलब टेल जुड़ जाएगा डट से, क्योंकि टेल नॉन पोलर और डट भी नॉन पोलर, हेड पोलर वाटर भी पोलर, तो हेड पार्ट वाटर से जुड़ जाएगा। अब होगा क्या कि जब वाटर फ्लो करेगा, जैसे वाटर फ्लो करेगा, वाटर से कौन जुड़ा है, हेड, तो हेड भी भागेगा। हेड से कौन जुड़ी है, टेल, टेल भी भागेगी, और टेल से कौन जुड़ा हुआ है, डट, और डट भी जुड़ी हुई और डट बाहर निकल के आ जाएगी। देखो बगल में थोड़ा सा मस्ती मजाक किया गया है, क्या मस्ती मजाक किया गया, ये देखो सोप के मॉलिक्यूल है, सोप के मॉलिक्यूल क्या कह रहे थे कि आओ तनिक तो चला जाए, डट से करे तो आओ चलो घूमने चलते हैं, तो ये भाई भाव खाने लगे कि ना ऐसे कैसे, हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, नो, बड़ा सा नो। तो उसने, वाटर ने क्या कहा, वाटर ने कहा सोप से, उसने कहा कि भैया आओ फिर तुम, तो उसने कहा सोप आई नीड यू, तो सोप आया, सोप ने क्या किया, इसको चारों तरफ से अटैच कर लिया डर्ट को, जैसे सोप के पार्टिकल ने इसको चारों तरफ से अटैच कर लिया, तो अब ये जो सोप के मॉलिक्यूल है ये क्या कह रहे हैं कि ओके वी आर रेडी नाउ, वाटर से कह रहे हैं कि वाटर हम अब तैयार है, आ जाओ भाई इसको लेके चलते हैं। अब वाटर इसको उठाएगा, साथ में लेके चला जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है, इस थ्योरी को आप वर्डिंग की फॉर्म में देखोगे, मुझे नहीं लगता कोई बहुत कठिन थ्योरी है, ठीक। डट नॉन पोलर, टेल नॉन पोलर जुड़ गया, हेड पोलर वाटर पोलर जुड़ गया। वाटर जब हम कपड़े धुलते समय फ्लो कराते हैं तो टेल भी भागती है, और टेल के साथ साथ जो डट जुड़ गई थी वो भी निकल के चली जाती है। इस तरीके से क्लीनिजिंग एक्शन होता है किसका, सोप का। और सोप किस कैटेगरी में आता है, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड की कैटेगरी में आता है। इसमें भी गैदरिंग हुई, कॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब एग्रीगेशन हुआ है। तो आप कहो सर ये तो फिर मल्टी मॉलिक्यूलर हो गया, तो अंतर क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर नॉन आयनिक में हो गया, और ये क्या हो गई, आयनिक हिस्सा, ये आयनिक पार्ट है इसमें। तो ये दोनों में अंतर है, एसोसिएटेड और मल्टी मॉलिक्यूलर में अंतर है। अब आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। 3 क्लासिफिकेशन थे, पहला था डिस्पर्स पे डिस्पर्सन मीडियम का स्टेट कौन सा था, दूसरा था डिस्पर्स पे डिस्पर्सन मीडियम का नेचर क्या है, लायोफोबिक लायोफिलिक, और तीसरा क्या है डिस्पर्स पे डिस्पर्सन मीडियम का नेचर कैसा है। उस बेसिस पे 3 हमने पढ़ाए, मैक्रोमॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड माइसेल्स, और उसी में सोप और डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन हमने पढ़ाया। तो जो आज का हमने एम बना के रखा था वो लगभग पूरा मेरा कंप्लीट होता है। मैंने आपको आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड पूरा पढ़ा दिया है।